ताना बाना वेबिनार श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कीर्ति मौर्य है। मैं ओगी टीम का हिस्सा हूँ। टीम ओगी द्वारा स्वावलंबन का ताना बाना वेबिनार की गई है, जिसकी रूपरेखा उन्नत कृषि अभियान परिषद के संस्थापक श्री आकाश चौरसिया जी के मार्गदर्शन में की गई है। इस वेबिनार श्रृंखला को शुरू करने के पीछे हमारे दो उद्देश्य हैं। पहला, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वावलंबन के संदर्भ में हो रहे प्रयासों का आपस में सामंजस्य स्थापित करना, और दूसरा, स्वावलंबी जीवन शैली को अपनाने के लिए हमें कौन से छोटे छोटे बदलाव अपने जीवन में लाने चाहिए और उन बातों को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वेबिनार श्रृंखला में हमने 9 विषयों को सम्मिलित किया है और हर शनिवार शाम 5 बजे एक नए विषय पर चर्चा होगी। आज इस श्रृंखला का छठा वेबिनार है, जिसका शीर्षक है स्वावलंबन में शिक्षा की भूमिका। शिक्षा ऐसी हो जो हमारी प्रतिभाओं को पहचानने में हमें सहायता करे, व्यक्ति ऐसी समझ पैदा करे जो अब अपने जीवन के संघर्षों में अपनी प्रतिभाओं के सहारे उनका सामना कर सके। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति का समग्र विकास करे। समग्र विकास का अर्थ है जीवोपार्जन के अतिरिक्त अगर जो व्यक्ति है वो एक उद्देश्यपूर्ण जीवन बिता सके। प्रकृति के साथ तालमेल अगर हम बनाते हैं तो ये संभव है। हम प्रकृति के जितना करीब जाएंगे, हम अपने जीवन के विभिन्न आयामों को छू पाएंगे। आज हमारे विशेषज्ञ इसी बात पर चर्चा करेंगे। हमारे विशेषज्ञों का परिचय और कार्यक्रम के आगे का संचालन हमारे साथ उपस्थित वरिष्ठ पत्रकार श्री रतन मनीलाल जी करेंगे। रतन मनीलाल जी जाने माने पत्रकार और जनसंचार विशेषज्ञ हैं। अपने कार्यकाल में उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया लखनऊ, हिंदुस्तान टाइम्स लखनऊ, दैनिक भास्कर में संपादक के पद पर काम किया है। समाचार संपादन, समाचार विश्लेषण, स्तंभ लेखन, संपादकीय विशेष टिप्पणी, पुस्तक संपादन और सामग्री प्रबंधन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान है। वर्तमान में वे कई प्रख्यात समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, वेबसाइट आदि में नियमित रूप से लिखते हैं। कई विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थानों और मीडिया संस्थानों में भी सलाहकार हैं और टेलीविजन चैनल पर भी विशेष टिप्पणीकार के रूप में आमंत्रित किए जाते हैं। रतन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने एक बार फिर मुझे मौका दिया कि मैं इस ऑनगोइंग सीरीज ऑफ वेबिनार्स में आपके साथ उपस्थित हूं, और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का और अपनी एक्सपर्ट अनुष्का गजबजे जी का भी स्वागत करता हूं। आज इस वेबिनार की 6th सीरीज का सब्जेक्ट है स्वावलंबन और शिक्षा। जैसा कि हम सब समझते हैं कि शिक्षा चाहे जिस स्तर की हो, स्कूल से लेके और हायर एजुकेशन तक, उसका उद्देश्य एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने से लेकर उसे आगे के जीवन में अपने आप को समाज के योग्य बनाना और अपने परिवार का निर्वहन करना, ये सभी जिम्मेदारियां शिक्षा से ही आती हैं। जब हम स्वावलंबन की बात करते हैं तो शिक्षा को कहीं ना कहीं ऐसा रूप बदलने की जरूरत है कि वो हमें स्वावलंबी बनाने में सहायक। इस विषय पर हम अपने दोनों विशेषज्ञों से जानेंगे कि ऐसे में क्या कदम उठाए जाने चाहिए और क्या कठिनाइयां आ सकती हैं। आज की पहली वक्ता है सुश्री अनुष्का गजबजे जी, जो कि इस श्रृंखला में पहले भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, और उसके बाद हम सुनेंगे डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल को। अनुष्का जी पर्यावरण विज्ञान की विशेषज्ञ हैं और वे वर्ष 1998 से ठोस कचरा प्रबंधन या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में और एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर, हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के विषयों पर ट्रेनिंग और एजुकेशन का काम पूरे देश भर में कर रही हैं। वर्तमान में वे महाराष्ट्र के पुणे शहर में ठोस कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में कई प्रोजेक्ट्स के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता के कार्यक्रमों से जुड़ी हैं, और उन्हें पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने वर्ष 2019
2020 में स्वच्छता पुरस्कार से सम्मानित किया था। अनुष्का जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आज के विषय पर आप प्रकाश डालें और हमारे पार्टिसिपेंट्स को बताएं कि शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नमणि लाल जी और अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया, उनको भी वापस मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं समाज में जो शिक्षा की जो भूमिका है हमारे सस्टेनेबिलिटी, शाश्वतता के हिसाब से और सेल्फ रिलायंस के हिसाब से, तो इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे वापस इसके बारे में बोलने का मौका दिया है। आज शिक्षा की भूमिका जो सेल्फ रिलायंस और सस्टेनेबिलिटी की तरफ है, उसके लिए मैंने दो पहलू रखे हुए हैं कि एक तो शिक्षा की भूमिका इन सेल्फ रिलायंस एंड दूसरा है कि शिक्षा की भूमिका इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन दोनों तरीकों से मैं अपने विचार यहाँ पे उपस्थित करना चाहती हूँ। मैं शेयर करती हूँ स्क्रीन। सभी को दिख रहा है स्क्रीन? जी दिख रहा है। यस मैम। थैंक यू। तो स्वावलंबन में शिक्षा की भूमिका क्या होनी चाहिए, रोल ऑफ एजुकेशन एग्जैक्टली क्या होता है। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे कि महात्मा गांधी जी ने पहले कहा है कि एजुकेशन मतलब क्या है, ऑल राउंड ड्राइंग ऑफ द बेस्ट चाइल्ड एंड मैन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। एजुकेशन मतलब सिर्फ ज्ञान लेना ही नहीं है, बट उसके रिलेटेड जो ट्रेनिंग है, डेवलपिंग द नॉलेज, स्किल, माइंड एंड कैरेक्टर बाय फॉर्मल स्कूलिंग। इनफॉर्मल तरीके से भी एजुकेशन लिया जा सकता है, बट ये जनरल एजुकेशन की डेफिनेशन कही जाती है। बट मेरे हिसाब से जो महात्मा गांधी जी ने कहा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल की जो परिस्थिति हम अपने भारत देश में देख रहे हैं, उसमें बहुत सी कठिनाइयां दिख रही है कि बच्चे तो एजुकेटेड है बट सेल्फ रिलायंस की तरफ उनका जो प्रवास जो होता है, जो सफर जो होता है, वो इतना आसान नहीं हो पा रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है और उसके लिए क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो जैसे कहा जाता है कि हैप्पीनेस बिलोंग्स टू सेल्फ सफिशिएंट। तो शिक्षा से होता क्या है? तो सबसे पहले खुद कुछ कर सकते हैं, ये विश्वास स्टूडेंट्स के मन में या लोगों के मन में जग जाता है, जिससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से डिटर्मिनेशन भी होता है और डिटर्मिनेशन से काम करने का फ्रीडम आता है। फ्रीडम से बात होती है ऑटोनॉमी की और जो पहुंच जाता है इंडिपेंडेंस तक। तो अपने हिसाब से अगर शुरुआत शिक्षा से करें तो हमारा जो सफर है वो यहाँ तक पहुंच जाता है। और यही भूमिका सबसे बड़ी होती है एक समाज में एक सेल्फ रिलायंट लोगों को या स्वावलंबी लोगों को तैयार करने की। शिक्षा का मतलब ही यही है कि लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाए, उनको अपने खूबियों की, उनके अंदर जो खूबियां हैं, स्किल्स है, उनके बारे में जानकारी हो और फिर उसके बारे में वो जानकारी ले बाद में और फिर अपने पैरों पे खड़े रहें। तो रोल ऑफ एजुकेशन मतलब है कि adopting more holistic approach to the education with the aim of creating better world for this generation and future generations of all living things on the planet Earth. So सबसे ज्यादा जरूरी है कि education allows every child to acquire the knowledge, skills, उसके attitudes, values which are necessary to shape a sustainable future. हमारे समाज में अभी तक की जो शिक्षा की व्याख्या जो बनी हुई है वो सिर्फ किताबों की तरफ ज्यादा उसका क्या बोलते हैं उसका ज्यादा महत्व दिया गया है, लेकिन जो बच्चों में स्किल्स है उसके बारे में या उसका डेवलपमेंट करना जो जरूरी है, जिसका रास्ता सेल्फ रिलायंस की तरफ जाता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो ये जो मैंने कहा पहले ही, रोल ऑफ एजुकेशन दो तरीकों से देखना चाहिए कि एक तो खुद के लिए उसकी भूमिका क्या है और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पूरे नेशन का, अपने देश का सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने के लिए शिक्षा की क्या भूमिका होनी चाहिए।
जैसे रोल ऑफ एजुकेशन फॉर सेल्फ रिलायंस कहा जाए तो उसमें भी दो पहलू आते हैं, एक तो रूरल एरियाज का और दूसरा है ग्रामीण और शहरी जीवनों में। अभी की जो अब तक की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें ऐसा होता है कि बहुत बार रूरल एरियाज के बच्चे कम पढ़ते हैं और वही कारण होता है अनएम्प्लॉयमेंट का, और वही चीज होती है कि जिसकी वजह से सस्टेनेबिलिटी की तरफ हमारे जो सफर है उसमें बाधाएं पहुंच रही है। अर्बन एरियाज में देखा जाए तो बेटर एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एंड वहां के बच्चों को वाइडर रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल होती है अक्रॉस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अभी इस न्यू नॉर्मल लाइफ में डिजिटल प्लेटफॉर्म्स रूरल एरियाज में भी अवेलेबल किए गए हैं, बट उसका सक्सेस या जो उसकी जो सफलता हम लोग कहे तो वो इतनी पहुंच नहीं पा रही है। रूरल एरियाज के बच्चों में एक्चुअली अर्बन एरियाज के बच्चों से भी ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस के देखने की जो दृष्टि होती है वो बहुत अच्छी और ज्यादा डीप यानी हो जाती है, वाइल वो उनको ट्रेडिशनल मेथड्स के बारे में जो कॉन्जर्वेशनल मेथड्स है, कॉन्जर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस के जो मेथड्स है उसके बारे में वो अपने आप ही सीखते जाते हैं, क्योंकि उनके आजू बाजू का पर्यावरण या जो आजू बाजू का एनवायरनमेंट है वो वैसे ही होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रूरल एरियाज में होता है वो है जेंडर इक्विटी। अपग्रेडिंग ऑफ प्राइमरी लेवल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एट द रूरल लेवल्स। कई बार ऐसा होता है कि बच्चियों को, लड़कियों को शिक्षा देना इतना सहज मिलता नहीं है रूरल एरियाज में अभी भी हमारे देश में, और यही कारण होता है कि एक जब लड़की नहीं सीखती है तो उसको सेल्फ रिलायंस नहीं मिलता, और सेल्फ रिलायंस वो नहीं कर पाती है, उसकी वजह से आगे आने वाली कई पीढ़ियां उसके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो काम नहीं कर पाती है। अदर चैलेंजेस जैसे हैं कि पुअर रोड कनेक्टिविटी, बच्चे स्कूलों तक नहीं पहुंच पाते हैं, पावर शॉर्टेजेस है, पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी जो अभी के इसमें बहुत सारे बच्चों को मुसीबतें आ रही है उसकी वजह से। ये सारे चैलेंजेस हम लोग अगर पार कर पाए तो ही शिक्षा का एक्चुअल जो कहा जाता है प्रभाव उन बच्चों पर पड़ सकता है, और ये चीजें यही हो जाती है कि इसकी वजह से इन बच्चों को दे हैव लेफ्ट विद द लिमिटेड एक्सपोजर फ्रॉम द वर्ल्ड आउटसाइड एंड हर्टिंग देयर नॉलेज ऑन करंट अफेयर्स एज वेल। ऐसा नहीं है कि वहां के बच्चे इंटेलिजेंट नहीं है, वहां के बच्चों में प्रतिभा बहुत अच्छी है, लेकिन वो हम तक पहुंच नहीं पा रहे हैं इन चीजों की वजह से। So that's why local specific education and awareness programs are very important in the rural regions. और वही मुझे लगता है रोल ऑफ एजुकेशन होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन द अर्बन एंड रूरल एरियाज। सो इसके आगे हम क्या कर सकते हैं टू कल्टिवेट द माइंडसेट इन आवर यंगस्टर्स? कैसे कर सकते हैं? एनकरेजिंग द सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स थ्रू द एजुकेशन। उसके बारे में हम कैसे बच्चों को सिखाए कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल मतलब क्या है, कि कम से कम रिसोर्सेस में अपनी जो भी हमारे रोज के काम है वो हम कम से कम रिसोर्सेस में कैसे कर सकते हैं। और दूसरा पहलू उसका है कि सस्टेनेबिलिटी की जो डेफिनेशन है कि अभी रिसोर्सेस ऐसे यूज करें कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो अवेलेबल हो। तो वो रिसोर्सेस इवन नॉलेज के हिसाब से भी है और बाकी पर्यावरण के रिसोर्सेस के हिसाब से भी है। By changing our attitudes in a way that helps transform our lives into something which doesn't impact heavily on the current routines as well as planet's resources in moderation. So मुझे लगता है कि इस तरीके के विचार अगर एजुकेशन के थ्रू बच्चों तक पहुंच जाए तो यंगस्टर्स का माइंडसेट सस्टेनेबिलिटी की तरफ, सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ने में आसानी हो जाती है। जो शिल्पकार होते हैं इन माइंडसेट को बनाने के लिए वो है टीचर्स। तो उनका रोल सबसे बहुत अधिक प्रभावी हो जाता है इस एजुकेशन सिस्टम में, फैसिलिटेटिंग मीनिंगफुल इंटरैक्शन विद द स्टूडेंट्स। सिर्फ शिक्षा और शिक्षकों की ही ये जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे सिर्फ स्कूल में नहीं
सीखते हैं, बट फिर भी उनके घर में उनके आजू बाजू के लोगों से भी वो इनडायरेक्टली बहुत चीजें सीखते हैं. So role of the parents and families also play in creating the safe and supportive learning environment. जैसे भारत के बहुत सारे गांव में अभी भी यही परिस्थिति है कि लड़कों को ज्यादा शिक्षा के लिए मोटिवेट किया जाता है, बट लड़कियों को नहीं. और जो हायर एजुकेशन है वो मोस्टली लड़कों को दिया जाता है. अभी सर्व शिक्षा अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये गवर्नमेंट के इनिशिएटिव शुरू हुए हैं, फिर भी उनका जो प्रभाव जितना होना चाहिए उतना अभी तक नहीं हो रहा है. तो इसमें हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि पेरेंट्स और फैमिलीज उनको अवेयरनेस करने और उनका एजुकेशन करने की भी जरूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी सेल्फ रिलायंट बने. Our homes and communities can be the ideal platform for children to exercise and as well as experience what they learn even in the classroom. अभी तक के हिसाब से जो देखा जाता है कि करिकुलम के हिसाब से हम लोग कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं, बट वही बड़ी समस्या हो जाती है जहां पर रूरल एरियाज में बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन उसके रिलेटेड ग्लोबल वार्मिंग अगर ये चीज उनको कही जाए तो उनको इतनी आसानी से समझ में नहीं आती. बट वो छोटी छोटी जो चीजें नेचुरल कंजर्वेशन रिसोर्सेस के हिसाब से वो कर रहे हैं अपने गांव में, वो इनडायरेक्टली कर भी रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इसका कोरिलेशन क्या है ग्लोबल वार्मिंग से. ये सारी आइडियाज उनके पहुंच के बाहर हैं. तो यही एजुकेशन उनको उनके मातृभाषा में उनके समझ के हिसाब से और उनके आजू बाजू के वातावरण के हिसाब से अगर समझाया जाए तो मुझे लगता है कि इसमें काफी बड़ी भूमिका एजुकेशन निभा सकता है. जैसे मैंने कहा कि घर वालों की या फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपार्ट फ्रॉम दैट द मेजर रोल प्लेज बाय द टीचर एंड द क्वालिटी ऑफ टीचिंग. An efficient teacher brings about all the difference to a child education. So teachers are the key to ensuring that students get required readings that keep their minds for seeking the proficiency. In fact, students like or dislike attending the classes because ये जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनके पढ़ाने के तरीके से बच्चे स्कूल में जाना पसंद करते हैं या फिर नहीं पसंद करते. तो यहाँ पर सिर्फ बच्चों के एजुकेशन का सवाल नहीं है, तो जो ट्रेनिंग जो टीचर्स को दिया जाएगा उनके एजुकेशन का भी बहुत ज्यादा प्रभाव आज के एजुकेशन सिस्टम में दिखाई देता है. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर शिक्षक उतने प्रभावशाली तरीके से कंसेप्ट्स बच्चों को बताए तो बच्चे स्कूल में आना पसंद करते हैं, स्पेशली रूरल एरियाज के जो गांव के बच्चे हैं. और अभी के ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशंस में तो यही देखा जाता है कि आप यहाँ से पढ़ा रहे हो, वर्चुअल क्लास जो ले रहे हो, उसमें आपकी प्रतिभा कितनी है कि आप बच्चों को समझा सके ये सारी चीजें. तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छे सेल्फ रिलायंट कम्युनिटी को बढ़ावा देने के लिए. अगर स्कूलों में वैसे टीचर्स नहीं पाए जा रहे हैं तो विजिटिंग फैकल्टीज को स्कूल्स अप्रोच कर सकते हैं, नॉलेज पर्सन्स को वहां पर बुला सकते हैं, और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जैसे मैंने कहा कि सर्व शिक्षा अभियान है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है, उनकी मदद लेके नए नए एक्सपेरिमेंट्स रूरल एरियाज में स्पेशली किए जाने चाहिए. एकेडमिक करिकुलम के बारे में देखा जाए तो भारत में मेरे हिसाब से जो करिकुलम रखा गया है वो बहुत ही अच्छा है, राइट फ्रॉम प्राइमरी टू द हायर एजुकेशन. बच्चों के हिसाब से सब जगह पे करिकुलम तैयार करना इतनी आसान चीज नहीं होती है, लेकिन उनके सिखाने के जो तरीके हैं उसमें बदलाव हम रूरल और अर्बन एरियाज में जरूर ला सकते हैं, क्योंकि शिक्षा सभी को एक जैसी ही होनी चाहिए, फिर सिर्फ वो शिक्षा देने के तरीकों में चेंजेस लाना जरूरी है. तो एकेडमिक टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मेथोडोलॉजीज मस्ट बी मेड इंटरेस्टिंग. जो मैं वही कह रही थी कि रूरल एरियाज में इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू देयर कल्चर, ट्रेडिशंस, वैल्यूज वो सिखाते वक्त आप आपके
बच्चों को बता दे ताकि वो को रिलेट कर सके उन कंसेप्ट्स को, नहीं तो उनके लिए ये कंसेप्ट्स बहुत ही अलग हो जाते हैं। और यही प्रॉब्लम है कि बच्चे जो रूरल एरियाज में सीखते हैं और वो जब काम गांव में अपने फैमिली के साथ खेतों में काम करते हैं तो उनको ऐसा लगता है इनका कोई कोरिलेशन ही नहीं है, जो मैं स्कूल में पढ़ रहा हूँ वो अलग है, यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ वो अलग है। और यही चीज हो जाती है कि वो अपने एरिया से अटैच होना कम हो जाते हैं और शहरों की तरफ भागते हैं। रूरल एरियाज और शहरों में उनको कभी कभार जिस तरीके से उनको अपना जॉब मिलना चाहिए वैसा मिलता नहीं है और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है, बावजूद इसके कि वो एजुकेटेड है। So to widen the access to education, there are three basic pathways. एक तो formal education, non-formal and informal approaches should be included in the education system, depending upon the circumstances of that particular areas. Apart from that, rural areas में भी और urban areas में भी career counseling should be provided to help the students to choose the field that is in sync with their skills and job expectations. सबसे पहले यहाँ पर जो है करियर काउंसलिंग की सबसे ज्यादा जरूरत तो मुझे लगता है कि काउंसलिंग नॉट रिलेटेड टू करियर बट द काउंसलिंग की जरूरत सबसे ज्यादा पेरेंट्स को होती है, क्योंकि अपने बच्चे के स्किल के हिसाब से नहीं तो बाकी जो ओवरऑल ट्रेंड है उस हिसाब से सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। अपने बच्चे की खुशी कहाँ है, उसके स्किल्स क्या है, ये समझना। सभी को लगता है कि बच्चे सिर्फ डॉक्टर और इंजीनियर बने, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चों के हिसाब से वही करियर काउंसलर्स पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं और उसी से एक सेल्फ रिलायंस की तरफ कदम बढ़ना आसान हो सकता है। तो ये एजुकेशन जो है वो सिर्फ बच्चों का नहीं है, वो फैमिलीज का है, वो टीचर्स का भी है और बच्चों का भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्किल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्राइम इंपॉर्टेंस जो अभी की नई जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ रही है उसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण पार्ट दिया गया है, जो फॉर्मूला दिया गया है वो 5+3+3+4 वाला, उसमें भी स्किल एजुकेशन पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। इट शुड बी ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस इन स्कूल एंड हायर एजुकेशन, बिकॉज जो बच्चे 12th के बाद सोच सकते हैं कि करियर किस में बनाना है, इट एम्स टू एम्पावर ईच स्टूडेंट इन वन वोकेशनल स्किल। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये बदलाव एजुकेशन में लाना विच विल हेल्प फॉर द सेल्फ रिलायंस। जैसे गांधी जी ने कहा था कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो कदम उठता है वो गांव से ही उठता है, डायरेक्टली आप सस्टेनेबिलिटी अर्बन एरियाज से नहीं ला सकते। और इसी के लिए रूरल एरियाज के एजुकेशन पे ज्यादा ध्यान देना जरूरी है, ऐसा मुझे आज भी लगता है। सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, सारे जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है वो अर्बन एरियाज में है ही और उनके लिए मिलते हैं बिकॉज वहां पर मतलब पेरेंट्स उतने अवेयर हो जाते हैं, स्कूल्स के थ्रू, फैसिलिटीज के थ्रू उनको मिलते हैं। गांव में 5-5, 6-6 किलोमीटर चल के बच्चे पहुंच जाते हैं स्कूलों में। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए गांव में रूरल एजुकेशन का स्तर बढ़ाना और उसके लिए उसमें चेंजेस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। Holistic development of an individual is aimed through positive inclusive education from school education to higher, and which should not be limiting to the specific subjects like but extended to the climate, culture, values as well as environmental awareness. आज एनवायरनमेंट के बारे में सब बोले, यहाँ पर सब जगह पर बोला जाता है कि भारत क्या पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है, बट एनवायरमेंटल एजुकेशन अगर हम लोग अपने करिकुलम में देखें तो उसका इतना प्रभाव अभी तक नहीं दिख रहा है और वही सबसे बड़ा लैगिंग फैक्टर है सेल्फ सस्टेनेबिलिटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ। सो प्रिपेयर द स्टूडेंट्स think and adopt eco-friendly lifestyle since the primary level of education. मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी लेती हूँ, उसमें मैं स्टूडेंट के साथ किस तरह इंटरैक्ट करके ये इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाना, ये इसके ट्रेनिंग्स में देती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे वाटर कंजर्वेशन अगर आपको स्कूल में करवाना है तो आप वो बच्चों से करवा लीजिए।
वेस्ट के रिलेटेड जो भी है आप बच्चों से काम करवा लीजिए, उनको कंपोस्ट कैसे बनता है वो दिखाइए, सेग्रीगेशन का इंपॉर्टेंस उनको बता दीजिए। एनर्जी के रिलेटेड जैसे क्लासरूम से बाहर निकलते वक्त लाइट्स ऑफ करना, लिफ्ट्स का इस्तेमाल नहीं करना, ये छोटी छोटी चीजों से बच्चों को इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल के लिए हम प्रभावित कर सकते हैं। अभी के जैसे करिकुलम के हिसाब से जो हमने बुक्स के लिए भी काम किया है मैंने, उसमें मोस्टली एबिलिटी एनहांसमेंट कंपलसरी कोर्सेज जो है AECC के हिसाब से, वैसे ही कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इन सेल्फ रिलायंस। स्कूलों तक यहाँ की बात आती है, उसके बाद आता है हायर एजुकेशन। So responsibilities of higher education institutes in community engagement and support for school system as well as value-based education and environment education. So ये higher education institutes काफी बड़ी अच्छी भूमिका निभा सकते हैं स्कूलों के लिए भी as well as towards community and environmental education. So they are actually creating a pool of talented and skilled youth who aspire to build the nation and boost national economy. उनके यहाँ पर रिसर्च रिलेटेड स्किल्स पहले से ही उनके इसमें हम लोग देखें और उस हिसाब से उनको गाइड करें तो नए भारत के लिए, नए भारत का चित्र अलग हो सकता है। स्ट्रेस ऑन वोकेशनल स्टडीज एंड सपोर्ट थ्रू फंडिंग कर सकते हैं, एज वेल एज research के related collaboration and student exchange programs between the international institutions, global institutions, इससे knowledge और facilities की जो transfer होती है वो बहुत ही ज़्यादा important होती है एक sustainability की towards, means sustainability का flow सिर्फ वेल्थ के रिलेटेड नहीं होता फ्रॉम डेवलप्ड टू डेवलपिंग नेशन, इट इज अ फ्लो ऑफ नॉलेज एज वेल एज द फैसिलिटीज टुवर्ड्स द नेशन। सो ये जो ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स है उससे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के थ्रू भी हमारे इंडियन कल्चर, हमारी सोशियो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी जो है उसके बारे में भी पूरे वर्ल्ड में हमारी योग्यता दिख जाती है। अभी के न्यू नॉर्मल लाइफ में जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है वहां पर काफी दिक्कतें आ रही है ऐसे मुझे लगा। इंटीग्रेटिंग द टेक्नोलॉजी फॉर ई एजुकेशन where comes from digital infrastructure, its content, creating a digital content and capability building of institutes in technology, equipping teachers with the latest technology and educational methodology so that they can work on this and effectively transfer the knowledge to the students. मेन चैलेंजेस यहाँ पर दिख रहे हैं वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी। बच्चे कहाँ खेतों में जाकर, जहाँ रेंज है, नेटवर्क है, वहां पर जाकर बैठकर अभी बच्चों ने स्कूल कंप्लीट किया है ऑनलाइन पैंडेमिक केस में। सो ये मेन चैलेंजेस है। दो वी हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बट स्टिल वी आर लैगिंग इन दिस टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स। So main role of education in shaping the bright minds of tomorrow, तो क्या होता है इसमें, which enhances the quality of education with career decision making variables in both rural and urban sectors, which can considerably impact on individuals' ability to effectively enhance its well-being as well as become economically productive, develop sustainable livelihoods, contribute to peaceful democratic societies and growth of employment opportunities. So ये पूरी सारी जो कहानी अभी तक की हुई है, ये जो सारे पॉइंट्स है, इसके थ्रू हम लोग अगर सोचे तो एक अच्छा पीसफुल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वाला अवसर हम स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो दूसरा पहलू है इसका, इसके लिए 4 मेन पॉइंट्स है, जिसके सबसे पहले है तो इंफॉर्मेशन अबाउट दिस सस्टेनेबिलिटी, 3 पिलर्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन एनवायरनमेंट, आजू बाजू में क्या है, हमारे एक्चुअल रिलेटेड रिसोर्सेस क्या है,
developing concern for that environment and willingness to act. But यहाँ पर काम कौन करेगा? इसके लिए यहाँ पर सबसे बड़ा रोल है तो टीचर का, शिक्षक का, कि जो इंफॉर्मेशन भी दे, उसके बारे में स्टूडेंट्स को अवेयर करे, उनके बारे में कंसर्न पैदा करे और उसके बाद इस तरीके से सिखाएं ताकि बच्चों को लगे कि बाहर जाकर काम करना जरूरी है एनवायरनमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए. So education for sustainable development is not only about being environment friendly, but it also develops indirectly in the developing life skills, including leadership, communication and management. मतलब ये एनवायरनमेंट के रिलेटेड काम करने के लिए अगर बच्चों को हमने रूरल या अर्बन दोनों इसमें अगर हमने शुरुआत की तो वो करते करते बच्चे अपने आप ही लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होते हैं, which are extremely important for personal development. By equipping the young people with these relevant capabilities in addition to their environmental knowledge, they can excel at living lives not only for further humanity but also care and respect for our planet. So environment के related जो भी सिखाए जाते हैं या projects जो conduct किए जाते हैं, maybe at rural and urban level, that should be given in such a way that students can develop the leadership and communication skills through that. एक simple example है कि किसी बच्चे को अगर आप कहें कि आपके आजू बाजू के लोगों में वाटर कंजर्वेशन के बारे में आप जानकारी दो तो उनके कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ते हैं. एक छोटे छोटे एज के हिसाब से मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से उनको एक्टिविटीज करके दे और उसके बाद डिजाइन करके दे और उसके बाद वो बच्चों से अगर हम लोग करवा ले तो वो ये न्यू नॉर्मल लाइफ में ऑनलाइन स्कूलिंग में भी इतना डिफिकल्ट नहीं है और उससे जो कंसर्न बढ़ता है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. So today's educators have a crucial responsibility in terms of sustainability education. So कौन सी है मेन? तो making the next generation into eco-conscious, self-sufficient world citizens. It also encompasses all school subjects and extends far beyond the classroom. पर्यावरण के बारे में आप क्लासरूम में बैठ के नहीं बता सकते हैं, आपको बाहर बच्चों को लेके जाना पड़ेगा. छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स है जैसे प्लांटेशन तो सभी करते हैं बट मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में जानकारी, बटरफ्लाई गार्डन्स के बारे में जानकारी, ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी बहुत सी चेंजेस बच्चों के माइंड में ला सकते हैं. सो इट गिव्स स्टूडेंट्स द रियल वर्ल्ड स्किल्स दे कैन यूज टू इम्प्रूव द प्लैनेट. It provides today's children with the self-sufficiency they need for tomorrow. So it offers them a deeply engraved understanding why the environment is important. तो इसके strategies अपने हिसाब से teachers बना सकते हैं, but उनका जो main concern है वो सब जगह पर same ही रहता है. So what are the main strategies? Be embedded in the curriculum in an interdisciplinary and holistic manner. जी इसको प्लीज वाइंड अप करने की कोशिश करें. या लास्ट स्लाइड है. तो इसके हिसाब से अगर हम करिकुलम के हिसाब से देखें तो करिकुलम में जो एक्टिविटीज हैं उस जैसे एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस होते हैं या जो फिजिकल एजुकेशन क्लासेस होते हैं उसमें भी आप एक्टिविटीज इस तरीके से करें कि आप पर्यावरण से जुड़ जाए. Share the values and principles that underpin the sustainable development. उसके लिए जरूरी है promote the critical thinking. एक छोटा सा प्रॉब्लम वाटर पोल्यूशन का उनके सामने रख दीजिए और उसके सॉल्यूशंस उनसे पूछ लीजिए. Employ variety of educational methods like literature, art, drama. उनके थ्रू puppet shows, debate, इस तरीके के competition से भी काफी सारा कंसर्न ला सकते हैं. Allow learners to participate in decision making as well as look to the future. And the main features are the interdependence between the human and environment, as well as the balance between the environment and society. The third important is the sustainable life skills. This is especially related to the rural areas, जहां पर agriculture, energy and manufacturing are the popular fields. उसके रिलेटेड कोर्सेस अगर हम लोग स्किल डेवलपमेंट वोकेशनल कोर्सेस हम लोग एजुकेशन करिकुलम में डाल दे तो उसका फायदा
पर्यावरण की तरफ भी हो सकता है और सेल्फ रिलायंस की तरफ भी। थैंक यू, थैंक यू। या और फ्यूचर प्रिपरेशन एंड अडेप्टेशंस के लिए टीचर्स, प्रोफेसर्स एंड पेरेंट्स को एजुकेट देयर स्टूडेंट्स। सो उस हिसाब से अगर हम काम करें तो मुझे लगता है कि पर्यावरण जो एजुकेशन की हमारी जो शिक्षा का जो रोल है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच अनुष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बताया कि किस तरह से हम एजुकेशन को सस्टेनेबिलिटी की शिक्षा से भी जोड़ सकते हैं। आज के आप कृपया अपने क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बनी रहिएगा और हम अब चलते हैं अपने दूसरे वक्ता डॉक्टर सुल्तान अहमद इस्माइल के पास। डॉक्टर इस्माइल एक बहुत ही वरिष्ठ वैज्ञानिक, पर्यावरण विशेषज्ञ और शिक्षाविद हैं। वे 70 के दशक से ही एजुकेशन के साथ इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिक टेक्निक्स और वेस्ट मैनेजमेंट के प्रबंध रिसर्च में जुड़े हुए हैं और तमिलनाडु में उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं और वर्ष 2013 में उन्हें तमिलनाडु के टॉप 10 विभूतियों में सम्मिलित करके सम्मानित किया गया। वे प्रदेश व भारत सरकार द्वारा स्थापित तमाम समितियों के अध्यक्ष रह चुके हैं और उनके द्वारा संचालित सिंपल टास्क ग्रेट कॉन्सेप्ट्स कार्यक्रम विज्ञान के शिक्षकों और छात्रों के लिए बहुत उपयोगी और प्रभावशाली है। वे बहुत सारे रिसर्च व रिव्यू पेपर प्रकाशित कर चुके हैं और एमफिल और पीएचडी स्कॉलर्स को गाइड भी कर चुके हैं। डॉक्टर इस्माइल, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम में अपने विचार रखें। थैंक यू डॉक्टर इस्माइल। थैंक यू सर, नमस्कार। एंड मैं थोड़ा मेरा स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ मैं भी। एंड पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं चेन्नई से हूँ, इसलिए मेरा थोड़ा सा हिंदी इतनी शुद्ध नहीं रहेगी जैसा कि रतन भाई बोलते हैं। एंड जैसे कि पहले स्पीकर जी बोले थी नहीं, इतनी तो साफ नहीं होगी जैसा कि अनुष्का जी ने कहा था और वगैरह वगैरह। तो मैं वैसा टीचिंग जो है मेरी 1974 से पढ़ा रहा हूँ मैं, और बहुत सारा इकोलॉजी से जुड़ा हुआ, इकोलॉजी के सब्जेक्ट्स में जुड़ा हुआ था। तो मैं सोचा कि आपका ये जो कार्यक्रम है वो बहुत सारे टीचर्स भी देखेंगे, तो मैं सोचा कि थोड़ा से एग्जाम्पल्स के साथ लेके चलूँ ताकि वो टीचर्स को भी इसका जो है कुछ भी फ़ायदा हो जाए और वो अपने क्लास में भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इन अबाउट 20-25 मिनट्स आई जस्ट ट्राई टू वाइंड अप एज मच एज पॉसिबल। अब इसमें देखेंगे आप तो रोल ऑफ एजुकेशन इन सस्टेनेबिलिटी यही कहा गया था मुझे बात करने के लिए। हम लोग कहते थे लोगों को कि भाई, बच्चों को कहते थे कि भाई टीवी मत देखो, टीवी आपका दिमाग खराब करता है। फिर हमने कहा कि भाई बच्चे देखो, फोन बहुत खराब है, फोन आपका दिमाग खराब कर देगा, आपका जिस्म खराब कर देगा, आपका थिंकिंग कैपेबिलिटी खराब कर देगा, सब कहा हमने। ये तमाम चीजें जो है 2019 BC तक थे, यानी कि बिफोर कोरोना। हाँ, अब हो गया इसका 2020 AC से हम कह रहे हैं बच्चों को कि भाई टीवी देखो, मॉनिटर देखो और स्मार्टफोन देखो। अब ये बात होगी कि स्कूल्स और कॉलेजेस में स्मार्ट बोर्ड्स आ गए, स्मार्ट क्लासरूम्स आ गए, बस बच्चे स्मार्ट नहीं रहे। तो इस सिलसिले में ऐसा हो गया, अब एक जमाने में हमारे पास पेट्रोल की गाड़ियां दौड़ रहे थे और फिर इलेक्ट्रिक कार्स लेके आए लोग। फिर पता चला कि इलेक्ट्रिक कार काफी दूर नहीं चलेगी और फिर गड़बड़ भी होगी, इसलिए हमने हाइब्रिड कार लेके आ गया। इसी तरीके से हमारे फिजिकल क्लासेस चलते थे, आजकल डिजिटल क्लासेस आ गए। ये एक चीज आप यकीन मानिए और ये उम्मीद रखिए हर आदमी, हर पेरेंट, कि पैंडेमिक अगर चला भी गया और वायरस भाग भी गया तो भी दुनिया में हमेशा फिजिकल क्लासेस रहेंगे, जिसको ब्लेंडेड लर्निंग के नाम से लेके आ गए लोग। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से इतना पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया है, सारे वेबसाइट्स ये वो वगैरह वगैरह, एंड यू नो हाउ थिंग्स वुड टेक शेप, हाउ पॉलिसीज विल टेक शेप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दिस पैरामीटर्स। तो क्या हो गया, हम लोग बोर्ड से लेके टैबलेट में पहुंच गए। अब लॉग इन करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहो, टीचर्स रहो, वर्कशॉप्स रहो, कुछ भी रहो, अब लॉग इन करने के बाद वो क्या करते हैं हमें ये पता नहीं चलता, चाहे वो सोते हैं या फिर चले भी जाते हैं। तो इसी इसमें शिक्षा चलती है। लेकिन बिकॉज आई वर्क विद फार्मर्स एंड रूरल चिल्ड्रन, ये डिवाइड मुझे बहुत अच्छा दिखने लगा है कि हर रूरल एरिया में आपको इसका जो ना इंटरनेट पहुंचा है, या अगर इंटरनेट भी पहुंच गया तो नहीं हो सकता है। क्यों? अगर इवन अर्बन एरिया में
जो फैमिलीज हैं जो मिडिल इनकम है, जिनकी इनकम भी कट चुकी है, जिनकी इनकम में भी 50% तक रिडक्शंस हो चुके हैं आजकल, वो अपने घर में कितने स्मार्टफोन रखेंगे और कितने लैपटॉप्स रखेंगे? या अगर एक घर पे हस्बैंड वाइफ और 4 बच्चे हैं, तो अगर दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अगर वो कंप्यूटर्स आईटी से जुड़े हुए हैं, तो वो 6 इंस्ट्रूमेंट्स पे इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, राइट? बहुत सारे क्लासरूम में क्या हो रहा है आजकल, शिक्षा ऐसी होती है कि टीचर कहता है H2O, बच्चे समझते हैं H2O, यही चल रहा है। अब क्या हम लोग ब्रेन बैलेंस क्लासरूम ले आ सकेंगे? क्योंकि आपका रोल ऑफ सस्टेनेबिलिटी में प्लीज एम टुवर्ड्स ए ब्रेन बैलेंस क्लासरूम। व्हाट इज ए ब्रेन बैलेंस क्लासरूम? ब्रेन बैलेंस क्लासरूम में जब H2O कहेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिक उसको पानी समझ लेंगे, और जब टीचर ने 4+1 कहेगा तो बच्चा 5 समझ जाएगा। तो ये ब्रेन बैलेंस क्लासरूम को हम जाना है तो उस पर दबाव नहीं लाना चाहिए, एंड इट शुड बी लाइटर। जितना दबाव लाएंगे आप एजुकेशन में, एजुकेशन विल नॉट गो इनटू द माइंड एज अ नॉलेज और एज अ स्किल, इट विल गो ओनली एज अ रोट मेमोरी। तो ये प्रॉब्लम ये है आजकल, जैसे कि अनुष्का जी ने कहा कि टीचर्स को आप बहुत सारा इंपॉर्टेंस देना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। हर स्कूल में कोई ना कोई 1-2 टीचर्स ऐसे होते हैं, टीचर्स जो कुछ चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन उनके साथ ही उसको साथ नहीं देते। करेक्ट। उनके तो जब आप सस्टेनेबिलिटी लेकर आना चाहेंगे आप टीचिंग एजुकेशन में, तो हाउ आर वी गोइंग टू क्रिएट ए सस्टेनेबल एनवायरनमेंट इनसाइड द कैंपस? और एक चीज ध्यान में रखना चाहिए हमें कि जब बारिश होती है तो बिजली पहले दिखती है, बाद में वी हियर द थंडर, हमें आवाज आता है। तो इसी तरीके से कोई भी इंस्टीट्यूशन में कोई भी क्लास अगर बच्चों को ठीक तरह पहुंचना है, वेदर इट इज ऑन एनवायरनमेंट, वेदर इट्स ऑन सस्टेनेबिलिटी, हम लोग क्या एड्स लेके जाते हैं, टीचिंग एड्स। और बच्चों की तबीयत आप जब सस्टेनेबिलिटी के है रतन साहब, आप जब लिखेंगे आप तो जरूर लिखिए किताबों में और हर चीज में कि बच्चों का कंसंट्रेशन टाइम जो होता है उम्र से 2 मिनट मिला लीजिए आप। इसीलिए अगर आपको अब याद आएगा रतन जी और अनुष्का जी, आपको भी याद आएगा कि बचपन में जब किंडरगार्टन में हम लोग करते थे तो 15 मिनट के बाद हमारे टीचर्स कहते थे कि उठो उठो, जब 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 सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन, क्योंकि वरना आप सो जाएंगे, वरना आप यही करेंगे क्लास में। लेकिन आजकल क्लासेस ऑनलाइन में आपको चलते रहेंगे, तो कहां से वी आर गोइंग टू ट्रांसफर? और दूसरा एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन, हर स्कूल में पहला जो भी एक स्पेशल क्लास आएगा तो कौन सी क्लास कटती है? पीटी क्लास कटती है। गेम्स इज नॉट अवे फ्रॉम लर्निंग, प्ले इज लर्निंग। तो वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल आउटराउंड एक्टिविटीज, क्योंकि मैं अभी करिकुलम कमेटी से जुड़ा हुआ हूँ और एजुकेशन कमेटी के साथ भी वर्क कर रहा हूँ और यहाँ के करिकुलम कमेटी डेवलपमेंट में हूँ मैं। तो बहुत सारी चीजें, क्योंकि एनवायरमेंट रिलेटेड है रतन जी, थोड़े चंद सवाल मैं आपसे ही करूंगा। एक स्कूल को गया था, टीचर ने पूछा वहां पे बच्चे से कि कौन सा फूल येलो कलर का, पीले रंग का होता है, और बच्चे कहने से पहले सोच रहे थे। टीचर ने कहा कि सनफ्लावर इज येलो इन कलर। अब रतन जी, आप सनफ्लावर कौन सी उम्र में देखे? कौन सी उम्र में देखे मेरे भाई? हाँ, बहुत साल हो गए। क्या हम क्या नहीं, ये नहीं कह सकते कि जो भी सब्जी आप खाते हैं वो उसके पूरे फूल येलो रंग के? तुरई येलो रंग का है, आपको करेला का फूल येलो रंग का है, आपकी भिंडी का फूल येलो रंग का है, कांकड़ी का फूल येलो रंग का है। ये क्यों नहीं हम कहते? तो एजुकेशन स्टार्ट्स ऑन सस्टेनेबिलिटी फ्रॉम स्मॉल चेंजेस। पॉलिसी लेटर कैन वी मेक फ्रॉम दिस स्मॉल चेंजेस। जैसे बेहतरीन सफेद रंग का फूल आता है, इतना खूबसूरत, किसका है? दिस इज अ स्नेक बर्ड, ये एक सब्जी है। तो ये तमाम चीजें कैन बी गिवन। और क्या उनको हम लोग खुद के ऐसे सवाल पूछते जाएं क्लास में ताकि वो अंडरस्टैंड करें। अब जैसे कि अनुष्का जी काम करते हैं, उन्हीं से पूछता हूँ, इस पे काम करते हैं, मैम आपका ये व्हाट हैज व्हील्स एंड फ्लाइज बट इज नॉट एन एयरक्राफ्ट। आप सोचने लगते हैं आप, तो आप ऐसे सोचते ही आपके दिमाग में आता है कि ऐसा कौन सा एयरक्राफ्ट उड़ेगा जिसके व्हील्स भी रहेंगे और फिर वो उड़ता भी रहेगा। लेकिन मैं कह रहा था इन मक्खियों के बारे में, और मक्खियों के साथ व्हील्स कौन सा आएगा? गार्बेज ट्रक जब भी जाता है। So can we teach sustainability through simple jokes and games with children? And can we relate with already known things? बच्चों को जो पता है
उसको रख के क्या हम नए अंडरस्टैंडिंग्स लेके आए। जैसा कि अगर मैं कहूँ आपको 1 3 5 है, 2 4 के बाद क्या आएगा, बच्चा हमेशा 6 कहेगा लेकिन वो 6 नहीं, तो क्या होगा? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वो रिवर्स गियर होगा, का रिवर्स गियर होगा। तो ऐसी चीजें हम लोग बहुत सारे यहाँ पे लेकर आ रहे हैं बच्चों के लिए, क्योंकि हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को रख के बच्चा ज्यादा सीख सकता है। क्योंकि जैसे कि अनुष्का जी ने कहा कि रूरल अर्बन डिवाइड जब शुरू होता है, तो उनके यानी मतलब रिलेटेड टू देयर एनवायरनमेंट कैन वी डिजाइन सम क्वेश्चंस, लाइक फॉर एग्जांपल, व्हाट फॉल्स बट नेवर ब्रेक्स, व्हाट ब्रेक्स बट नेवर फॉल्स। वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट फॉल्स बट नेवर ब्रेक्स, व्हाट ब्रेक्स बट नेवर फॉल। तो हमेशा जो है बच्चों का दिमाग जो है बारिश पे जाता है, क्या पानी होगा, क्या क्या स्नो होगा, क्या क्या आइस होगा, क्या नहीं मेरे भाई, डे ब्रेक्स नाइट फॉल्स, नाइट फॉल्स एंड डे ब्रेक्स। तो इन तरीके के एनवायरमेंटल टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा सा लेकर आके बच्चों को कि भाई ABCDE के बाद क्या आएगा, क्योंकि साइंस पढ़ा रहे हो एनवायरमेंट में, और बच्चा कहेगा यफ या यफ नहीं है मेरे भाई, यफ नहीं आएगा, तो बच्चे को क्या हम सोचने दे सकते हैं? ये रहेगा क्या के रहेगा, क्योंकि विटामिन्स में यफ नहीं होता है, ABCDE के बाद के होता है। तो इन तरीके के छोटे छोटे जुमले अगर हम लोग बनाएं, यार जहां तक हो सकता है टीचर्स के जो ग्रुप्स है वो उनके स्कूल में, क्योंकि जो है करिकुलम इज डिजाइन्ड बाय अ सेपरेट ग्रुप ऑफ पीपल, एवरी टीचर कैन नॉट चेंज इट। असेसमेंट अगेन पॉलिसी डॉक्यूमेंट बन जाता है, NCERT डिजाइन करती है, CBSE डिजाइन करती है, स्टेट बोर्ड डिजाइन करती है, IISc डिजाइन करती है, लेकिन पेडागॉगी तो हमारे हाथ में है। क्या पेडागॉगी को हम लेके आ सकते हैं क्या? इसमें यह होता है कि हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों के नजर में कोई और चीज होती है जिसमें उनको इंटरेस्ट होती है। अगर हम लोग इन दोनों को एक के साथ लेके आए और पढ़ाने लगेंगे तो वो रेलेवेंट होगा बच्चों की। इसको कैसे हम लेके चले? और फिर सोशली सपोर्टेड इंटरेक्शंस लेके चलो, जिसको बच्चे को जानते हैं। अगर एनवायरनमेंट आप पढ़ाना हो तो बच्चों को सोशली रिलेटेड इंटरेक्शन, हवा के बारे में पढ़ाते हैं, नॉन लिविंग कह देते हैं, एयर इज नॉन लिविंग, व्हाट आर वी लिविंग, बस खत्म हो गया। हम कभी बच्चे को ये नहीं कहते कि इफ यू रिमूव द नॉन लिविंग एयर फ्रॉम योर बॉडी यू बिकम नॉन लिविंग। पानी को हम कहते हैं कि नॉन लिविंग, हम कहते हैं कि लिविंग। हम ये नहीं कहते बच्चों को कि अगर वो पानी को हमारे बदन से निकाल देंगे तो हम नॉन लिविंग बन जाएंगे। ये इंटर रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कैसे हम पढ़ाएं, इसके साथ पंचभूता को रिलेट करो, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये कंपोनेंट्स आप लेके आइए। जैसा कि अगर इसको उठा लें आप, राइट, दुनिया है, ये एप्पल है। फॉर ए मिनट वी विल इमेजिन एप्पल टू बी द अर्थ। आई विल गिव यू आफ्टर द प्रेजेंटेशन, आई विल शो यू हाउ टू डू इट। अब केचुए का है, उसके बारे में आप पढ़ाइए, खाद कैसा बनाते हैं, कैसा करते हैं क्लासरूम में ही, कैसे जो है केचुए को पाला जाता है, इसमें से खाद कैसा बनता है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई वांट टू क्विकली शो सम स्लाइड्स। कैसे छोटे छोटे कटोरे में भी आप साग उगा सकते हैं। These are all simple things which I can introduce by myself through pedagogy. I don't need a curriculum. I don't need a curriculum change. ऐसे छोटे डिब्बे बना के पानी को मैं कैसे साफ कर सकता हूँ, साबुन के पानी को पौधों को रख के, ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट्स विच चिल्ड्रन कैन डू। और फिर ICT तो बहुत बढ़ गया। अभी तो ये 22 मई 2021 में UGC कह दिया कि हायर एजुकेशन में अगर चला भी गया पैंडेमिक तो 40% टीचिंग इज गोइंग टू बी ऑनलाइन। ठीक है, तो ICT को लेकर आए, लेकर आ सकते हैं। मैंने 91-92 में BBC माइक्रो में सॉफ्टवेयर बनाया था, हालांकि मैं कंप्यूटर का स्पेशलिस्ट नहीं हूं। तो एनी टीचर, why I'm telling any teacher is because Anushka ji, when she talked, one more problem भी I see here in all the government schools, ईमेल भी अगर आ गया तो वो कंप्यूटर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कंप्यूटर टीचर ही कंप्यूटर ऑन करना है, कंप्यूटर टीचर ही ईमेल चेक करना है, कंप्यूटर टीचर ही मार्क लिस्ट देना है, कंप्यूटर टीचर ही मार्क्स लिखना है। ये कौन सी बदमाशी है मेरे भाई? घर पे बैठ के आप फोन पे आप पूरे मूवीज देखेंगे, यूट्यूब देखेंगे, लेकिन स्कूल में बैठ के आप ईमेल, क्योंकि वो कंप्यूटर है। तो वी हैव टू बी वेरी क्लियर। एंड बहुत सारा काम हमने पहले से किया है रतन भाई। ये जो ICT का जो है, आई डू प्रोग्राम्स फॉर रूरल चिल्ड्रन ऑन टेलीविजन, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन।
बहुत कर सकते हैं। यहाँ की जो स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के बहुत सारे वीडियोस मैंने बना के दिया है, जैसे कि चाहे वो इसका हो, डाइजेस्टिव सिस्टम्स का हो, या रेस्पिरेटरी वीडियोस हो, जिसमें आप इनएक्शन करके उनको पूरा समझा के, ये बहुत सारी चीजें रीजनल लैंग्वेज में हमें बनाना चाहिए। दिस इज नॉट अवेलेबल। हम लोग फॉरेन का यूट्यूब का लिंक जो बच्चों को देते हैं, ये सही नहीं है। इट्स एंटायरली डिफरेंट उनके लैंग्वेज में हाउ वी कैन रीच। और बहुत सारे सिंपल थिंग्स है। अगर मैं आपको समझाना चाहूँ कि मेंढक, उसका लाइफ साइकिल, ये मैंने डाउनलोड किया है, म्यूजिक मैंने ऐड किया है। फ्रॉग का मेटामॉर्फोसिस 1 मिनट में बच्चों को कैसा समझाए। होगा, बच्चे समझ गए। सो इकोलॉजी पढ़ाने के लिए बहुत है। ये एक प्रॉब्लम है कि सारे प्रिंसिपल जो है लेसन प्लान के पीछे पड़े हुए रहते, ताकि टीचर्स को कंट्रोल में लाए। रतन जी, इसके बारे में लिखिए, क्या आपको लेसन प्लान जरूरी है या लॉग बुक जरूरी है? जो पढ़ाना चाहते हैं वो जरूरी है या जो पढ़ाए हैं वो जरूरी है? मैं हमेशा लॉग बुक के लिए इंसिस्ट करता हूँ, क्योंकि लेसन प्लान में ऐसी चीजें नहीं हो सकते जो बच्चे डिपेंड करते हैं। चेंज करके लेकर आए। ऐसी हालत होगी हमारी दुनिया की कि ये गाय जाती है, नीचे एक सफेद लाइन देखी भाई, वो समझती है कि वो दीवार है, उसको ऊपर से जंप करके चलेगी। तो क्योंकि ये गाय जंप करके गई, सारी गाय जंप करके जाते हैं। आवर स्कूल सिस्टम एंड एजुकेशन सिस्टम इज लाइक दैट। लेट अस ब्रिंग ए चेंज। और दूसरी एक गलत बात होती है, बचपन में हम लोग बच्चों को ऐसे डिजाइन देते हैं किंडरगार्टन क्लास में, फर्स्ट स्टैंडर्ड में, और कहते हैं कि रंग भरो, और बच्चे को डांटते हैं अगर रंग बाहर गया। देखो बेटा, वो लाइन से बाहर मत जाना। और फिर जैसे आप बड़े हो जाएंगे, कोई बदमाश आएगा, कहेगा आई एम ए ट्रेनर, और ये दे देगा आपको, बोलेगा कि 4 लाइन से ज्वाइन करो, और कहेगा योर लाइन शुड गो आउटसाइड द बॉक्स, थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अरे मेरे भाई, बचपन में ही बॉक्स कहाँ है मुझे नहीं पता, आपने तो बॉक्स ही उड़ा दिया, फिर कहां से आउटसाइड द बॉक्स आएगा? समवेयर वी आर मेकिंग मिस्टेक्स। हम बच्चों को छोटी क्लास में कहते हैं कि सन राइजेस इन द ईस्ट, बच्चे को मार मार के पढ़ाते हैं। जैसे बच्चा 8वीं क्लास 9वीं क्लास आता है, उसको कहते हैं कि सन नहीं द राइजेस नॉट सेट्स। अरे भाई बदमाश, फिर क्यों पढ़ाया तुमने सन राइजेस? तो एजुकेशन एक्चुअली इज स्पॉइलिंग माय कॉमन सेंस टुडे। कैन वी रीडू द पैटर्न्स? कैन वी प्रिपेयर इट? क्योंकि चंद लोगों को मैथ स्किल होती है, चंद लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, वो इंजीनियर बन सकता है। मैथ स्किल और ओसीडी रहेगा ना, वो अकाउंटेंट बन सकता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग और पीपल स्किल रहेगा ना, वो मैनेजर बन जाएगा। आर्ग्यूमेंट स्किल और ओसीडी रहे ना, वो ह्यूमन रिसोर्स एचआर का बन जाएगा। पीपल स्किल और टॉकिंग स्किल है ना, वो कंप्लीट सेल्समैन बन जाएगा। टॉकिंग स्किल और आर्ग्यू स्किल है ना, वो डेफिनेट लॉयर बन जाएगा। अगर इफ यू हैव ऑल द स्किल्स, देन यू बिकम ए टीचर। So we have to understand these components, because the new teacher wants to have time management skill, leadership skill, experimental skill, creative thinking skill, mentorship skill. अगर इसको हम लेके आए और टीचर्स पे कॉन्सेंट्रेट करें, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ाता हूँ, गांव से लेके होम मेकर से लेके सेल्फ हेल्प ग्रुप से लेके हर आदमी को पढ़ाता हूँ। मुझे आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंजेस। फाइन, फॉर बिकमिंग अ गुड टीचर यू डोंट नीड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, हमें नहीं चाहिए। We don't need cute classrooms. We don't need new outfit. What we require is exactly a passion for learning, not teaching. A passion for learning. And second very important thing, love every student who enters your class. Class, that is enough for me. इसीलिए इस किताब को लेकर आए थे हम लोग, सिंपल टास्क ग्रेट कॉन्सेप्ट्स। इसमें 100 साइंस एक्सपेरिमेंट्स हैं बच्चों के लिए। It's all for free download. Book is not available. It's from the government of India. Yeah, I also happen to discuss with Kalam Sahab about it. You can download from the internet all these things. Portugal is also following it. बहुत सारे programs मैंने TV पर किया है. It's a complete program on nature. The program itself is titled as Natural Nature's Program by Ismail. We have done programs for school children. Lots of things have been done even before this pandemic. Unfortunately, private companies are taking over. We have beautiful quiz programs which we have done for children. Chennai. The board lots of quiz programs. We have all done everything.
the best success for me was when I made this tribal student in Orissa, in Munirguda, to talk to me in English. Really, I am proud of myself. Came to the Mihawk for understanding to the So agriculture. बच्चों में कोई खराबी नहीं है, टीचर्स में कोई खराबी नहीं है, सिस्टम में चेंज चाहिए. ऑल द बेस्ट एंड गुड लक टू यू ऑल. मैं वो एप्पल का एक छोटा एक्सपेरिमेंट बता देता हूँ, इसीलिए वो एप्पल को मैंने वहां रखा है डिजाइन करके. यानी मतलब अगर मैं पढ़ाना चाहता हूँ बच्चों को, एक सिंपल थिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाना चाहता हूँ. ये देखिए साहब, आप थोड़ा पिन में से निकलेंगे तो आई कैन कम ओवर इफ माय थिंग कम्स ओवर देयर. आई थिंक आई विल पिन माय सेल्फ. हाँ, या फाइन. I think now you'll be visible. Yeah, apple है साहब. For a moment, imagine this apple to be the earth. A beautiful topic to teach children. If teachers are there, please understand this very easily. इसको जो है ना मैं 4 हिस्सों में काटता हूँ. I'm going to cut it into 4. Please follow this very carefully. I'll just take 1 minute. Sir, please take your time. We are very much interested in listening to you. No, I should not. I have the bad habit of maintaining things. And Kirti warned me that I should not go more than that. इसको मैंने 4 हिस्सों में काटा है. 3 is 75%. 3 is 75%. 75% of the earth is roughly water. इसको रख देते हैं. इसको रख देते हैं. 25% is land. इस land को मैं 2 में कट करता हूँ. Just 2 pieces. Please follow this carefully. 2 में काटता हूँ. इसमें से एक लैंड जहां पे इंसान रह नहीं सकता, रेगिस्तान है, वॉल्केनिक एरप्शंस है, पोलर रीजन्स है. बस इतनी ही जगह है जिस पे इंसान जी सकता है दुनिया में. अब इसको मैं 4 हिस्सों में काटता हूँ. इसको मैं 4 हिस्सों में काटता हूँ. इसमें से 3 हिस्से, 3 पार्ट्स. इंसान जी सकता है लेकिन खेती नहीं कर सकता. इट्स नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. बस एग्रीकल्चर के लिए इतनी ही जगह है दुनिया में. 1/32, 3.12% ऑफ द अर्थ अलोन इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर. अब इसमें से इसके ऊपर का पील निकालता हूं. अब यही है टॉप सॉइल. यही है टॉप सॉइल. बस दिस गिव्स मी फूड टू ईट. और इसको डेवलप होने में 1 इंच डेवलप होने में 250 साल से 400 साल लगते हैं. How can I protect my soil? Can be a beautiful project on which any teacher can work, any student can work. Thank you very much. Thank you. Thank you. My heart poach ka, I'll come out of this main thing. I'll just wipe my hand. Thank you, Dr. Ismail. It has been a very fruitful and useful talk by you. अनुष्का जी, आपके लिए कुछ सवाल है, हम बहुत क्विकली इनको आपको देंगे. The education system has always been a matter of concern, क्योंकि बच्चों को अपने कैरियर की चिंता होती है. क्या बच्चों को अपने कैरियर पर ही फोकस करना चाहिए या इसके अलावा उन्हें कैरियर पे फोकस करने के लिए किस स्टेज तक इंतजार करना चाहिए? करियर के फोकस के लिए उनको अभी का जो ट्रेंड है जिसमें 12th के बाद ही बच्चे सोचना शुरू करते हैं या 8th में ही शुरू करते हैं 12th की तैयारी, तो ये बहुत मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलत चीज है, क्योंकि बच्चों को तब बाकी के अपने स्किल्स के और अपने हुनर के बारे में भी पता नहीं चलता है. तो मुझे लगता है कि एप्टीट्यूड टेस्ट तो उनको पता चलता है कि उनके खुद के इसमें हुनर क्या है और उस हिसाब से वो करियर के बारे में सोचे और उस हिसाब से फिर अपना करिकुलम चुने कि कहाँ पे जाना है. क्या हमारे स्कूल एजुकेशन में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो अपने और एनवायरनमेंट के बीच में जो एक संबंध है उसको समझ सकें, और इस तरह की चीज हमारे करिकुलम का हिस्सा क्यों नहीं बन सकती? वैसे तो देखा जाए तो सारे सब्जेक्ट्स एनवायरनमेंट से ही रिलेटेड है, क्योंकि एनवायरनमेंट खुद ही एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है. तो ये काम स्टूडेंट का नहीं है एक्चुअली. वो रिलेशन जो दिखाना है वो टीचर्स को दिखाना है सिखाते वक्त कि कैसे राइट फ्रॉम मैथ्स, राइट फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट्स आर रिलेटेड टू एनवायरनमेंट. तो वो एक बार सीख जाए, और जैसे मैंने कहा था कि इंटर करिकुलम के रिलेटेड ही एक्टिविटीज बच्चों को सिखाते वक्त, जैसे बॉटनी है, साइंस है, तो पेड़ पौधों को अगर बाहर
लेके जाके सिखाए, बायोडाइवर्सिटी के बारे में सिखाए, तो बच्चे अपने आप ही कोरिलेट हो जाते हैं। आजकल जब होम स्कूलिंग हो रही है ज्यादा पूरे देश भर में या सारी दुनिया में, तो एनवायरमेंटल टीचिंग होम स्कूलिंग में किस तरह से, खास तौर पे जो मदर्स हैं वो उसको कैसे इनिशिएट कर सकते हैं? हाँ, जैसे हमने अभी एक एक्सपेरिमेंट किया था कि प्लास्टिक का सेग्रीगेशन घर में कैसे करे और उससे बेसिक उसको कचरे से हटाने के लिए इको ब्रिक्स बनाए। तो ऐसे पूरे देश भर में हमने अभियान लिया 2020 से, और उसको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बच्चों ने वो सीखा भी और बच्चे घर में करने लगे। वैसे ही पेड़ पौधों के बारे में वीडियोस के थ्रू वैसे अगर दिखाया जाए तो बच्चे घर में ही कुछ जो छोटी छोटी चीजें हैं जो घर में बैठ के कर सकते हैं, जैसे होम कंपोस्टिंग बोला, या फिर जैसे मैंने इको ब्रिक्स का, सेग्रीगेशन का, कचरे के बारे में, या फिर प्लांटेशन, छोटे छोटे चीजें सभी, अभी जैसे सर ने बताया माइक्रो ग्रीन्स के बारे में। इस तरीके से छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के थ्रू भी एनवायरनमेंट सिखाया जा सकता है। क्लास 1 से क्लास 8 तक, पहले से क्लास 8वें तक के बच्चों को स्वावलंबन के बारे में सिखाया जाना कहाँ तक सार्थक या संभव है? स्वावलंबन की सीढ़ी पहले से ही, मतलब फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही शुरू होती है। तभी से स्वावलंबन मतलब जो सेल्फ रिलायंस या जो भी सेल्फ एबिलिटीज है उसके थ्रू ही करिकुलम के हिसाब से बनाया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को खुद की कैपेबिलिटीज भी पता चले। छोटी छोटी चीजों से ये बच्चे कर सकते हैं, और यही सीढ़ी है कि जहां से बच्चा बाद में अपने एबिलिटीज को डेवलप कर सकता है। क्या हमारे प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में वैल्यूज को जज करने के लिए कोई पैरामीटर्स हैं क्या? ये थोड़ा मुश्किल है सवाल। वैल्यूज को जज करना मेरे हिसाब से तो है, जरूर है, हमारे सिस्टम में है, बट उसका डायरेक्शन ना पेरेंट्स दे पा रहे हैं ना टीचर्स, ये उसका लैगिंग। और एक अंतिम सवाल है कि क्या स्कूलों में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है, चाहे वो किसी विषय में पढ़ रहे हो, जहाँ पे उनको और उनके एनवायरनमेंट के बीच में जो एक संबंध है, रिलेशनशिप है, वो समझ सकें? स्कूलों में अभी जैसे एक छोटे से प्रोजेक्ट्स के थ्रू हम लोग करवा सकते हैं, बट अभी के इसमें नहीं है। जैसे हरित घर हो या हरित कैंपस हो, उसके इसमें जैसे वेस्ट ऑडिट हो या एनर्जी ऑडिट हो, ऐसे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स अगर बच्चों से करवाए जाए, उनके स्कूल करिकुलम के ड्राइंग के इसमें बच्चों को सिखाया जाए कि अपने इसमें पानी कहाँ से आता है और पानी कहाँ जाता है, इसका एक ड्राइंग बना के दो। इस तरीके से अगर करिकुलम में उसमें जोड़े तो प्लेटफॉर्म अच्छे से बन सकता है। थैंक यू अनुष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने सभी सवालों का बहुत ही स्पष्ट जवाब दिया। अब हम प्रोफेसर इस्माइल से कुछ सवाल सामने रखेंगे उनके। सर, इज इट पॉसिबल टू मेक अ कैरियर कीपिंग सस्टेनेबिलिटी इन माइंड? क्या सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रख के कोई बच्चे कैरियर के बारे में भी सोच सकते हैं? कई ऐसे कैरियर हैं जहां पोल्यूशन होता ही है या प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, तो क्या उन जगहों पे कैरियर बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए? मेरा एक ही गुजारिश है बच्चों से कि अगर आपको एनवायरनमेंट के बारे में कुछ करना चाहते हैं और सस्टेनेबिलिटी के बारे में कुछ करना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना है। आप कॉमर्स पढ़िए, एनवायरमेंटल कॉमर्स पे वर्क कीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़िए, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स पे वर्क कीजिए, बायोलॉजी पढ़िए, एनवायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी पे काम कीजिए, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है, एनवायरमेंटल फिजिक्स है, एनवायरमेंटल मैथमेटिक्स है। तो आप कौन सा जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं आप पढ़िए। बस आपके ध्यान में एक बात रखिए कि सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल ऑफ नॉट जस्ट ह्यूमन बीइंग्स बट ऑफ द होल प्लैनेट। तो इसके लिए मैं कैसे काम कर सकता हूँ? हाउ कैन आई यूज माई एनर्जी एंड माई नॉलेज टू मेक इट सस्टेनेबल? बस इतना काफी है। ये जरूरी नहीं कि वो ही सब्जेक्ट पढ़े, जाए एमएससी एनवायरमेंट से पढ़े और फिर आप रतन जी को कहें कि रतन जी आपकी बात सुन के मैंने ये पढ़ ली लेकिन मुझे अभी तक नौकरी नहीं मिली। तो ऐसा नहीं होता है। What is meant by green jobs? आजकल बड़ी बात हो रही है ग्रीन जॉब्स की। ये क्या वो जॉब्स हैं जहाँ पे एनवायरनमेंट के बारे में हमेशा सोचा जाता हो? क्योंकि कई जॉब्स में पेपर, पॉल्यूशन, फिर वही चीजें जुड़ के आ रही हैं। तो क्या कोई चाहता हो कि हम ग्रीन जॉब्स करें, तो क्या उसके सामने कोई रास्ता है क्या? 1977-78 में मैं केचवे की काम शुरू किया था साहब।
उस समय इस तरीके के नॉमेनक्लेचर्स नहीं थे। आजकल फैशन हो गया है, जैसा कि चंद साल पहले टीवी पे हर प्रोडक्ट जो एडवर्टाइज होता था उसको आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है बोलते थे, इसलिए कि इट हैज अ मार्केट वैल्यू। तो ग्रीन जॉब्स इससे आते हैं कि केमिस्ट्री में आजकल ग्रीन केमिस्ट्री आया है, जिसमें आप जो केमिकल्स यूज करेंगे वो नॉन पोल्यूटेंट, जैसा कि अगर टैनरीज हैं, आजकल टैनरी बहुत पोल्यूशन करता है क्रोम टैनिंग की वजह से। क्रोम टैनिंग के बदले में देयर इज नॉन क्रोम वेजिटेबल टैनिंग प्रोसेस है, तो कैन वेजिटेबल टैनिंग भी देयर। अब जैसा कि मीट का था तो वेजिटेबल मीट, तो इन तरीके के जो ऑल्टरनेटिव्स लेके आते हैं उनको ये लोग ग्रीन जॉब्स के नाम से कहे जाते हैं। जैसे कि आपके जो ग्रीन बिल्डिंग्स आए हुए हैं आजकल कंस्ट्रक्शंस में, इस तरीके से वो एक इट्स ए न्यू नॉमेनक्लेचर एंड आई वुड रादर से एज ए फैशन. My only request is there need not be a separate green job. Every job should have a green tag attached to it. अब ऐसा है ना कि जैसा कि लोग कहते हैं कि भाई प्लास्टिक बैन कर दो, प्लास्टिक आप बैन नहीं कर सकते, आप जुडिशियस यूज ऑफ प्लास्टिक करना चाहिए। कब तक आपको रिप्लेसमेंट ना मिले, जब तक आपको, जैसा कि आपको यूज एंड थ्रो है, जैसा कि आपका सिंगल यूज प्लास्टिक, यस दैट कैन बी बैन, दैट कैन बी स्टॉप। बट प्लास्टिक को अगर मैं आपसे आप कहूं मैं कि भाई प्लास्टिक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए रतन जी, देन आई विल बी अ बिगेस्ट हिपोक्रेट, क्योंकि मेरे बटन प्लास्टिक के हैं, मेरा पेन प्लास्टिक का है और मेरा शीशा प्लास्टिक का है। तो judicious use of plastic at this point of time, maybe we can work out, and young children जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, teachers, they can design new concepts and methods to use material other than plastic. So there is a very interesting question. Does living in sync with nature means living in villages only? प्रकृति के साथ समन्वय बना के रहने का मतलब है कि क्या कोई जाके गांव में रहे? ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने अक्सर ये कमेंट किया हूं कि अगर यहाँ पे लोग के दिमाग में ऐसा होगा कि ऑर्गेनिक फार्मर का मतलब वो एक पुराना सा एक इजार पहन ले और ऊपर पुराना जुब्बा पहने और झबला बाजू लटका ले और कहे कि ऑर्गेनिक फार्मर, ऐसा नहीं होता है। आप जो अब देखो, जो अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसको रेगुलरली उसका हेल्थ चेकअप कीजिए, उसका ऑयल चेकअप कीजिए, उसका एयर चेकअप कीजिए, ताकि आप पोल्यूशन ऐड मत कीजिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गांव में जाकर रह जाए, जहां तक हो सके आपके नीड्स को कम कर दीजिए, यानी मतलब जो चाहिए उसको खरीदिए, जस्ट बिकॉज एक चीज है उसको मत खरीदिए। तो ये एक रिक्वेस्ट होता है। अब जैसा कि अब हम लोग बात कर रहे हैं, लैपटॉप से बात करने की मजबूरी है, बस अगर हो सकता है कि अगर ये पैंडेमिक नहीं होता तो हम लोग फिजिकली मिलते थे और अच्छी तरह से इंटरेक्ट भी हो सकता था, तो पॉसिबिलिटीज आर ऑलवेज देयर। बट अगर वहां पे मिलते तो फिर अब मैं यहां से अगर मैं फ्लाइट लिया तो बॉम्बे तक पहुंचते पहुंचते मैं कार्बन जनरेट करूंगा। तो हर चीज में कार्बन जनरेट होगा, राइट फ्रॉम द किचन टू एनी इंडस्ट्री। और एक और सवाल है कि अगर किसी ऐसे विषय में करियर बनाना हो जिसका प्रकृति या विज्ञान से संबंध ना हो, जैसे हिस्ट्री है या ह्यूमैनिटीज है, तो उसमें सस्टेनेबिलिटी को कैसे समाहित किया जा सकता है? सस्टेनेबिलिटी का ये मतलब ये नहीं कि आपका प्रोफेशन या जॉब सस्टेनेबल हो, आपकी लिविंग स्टाइल सस्टेनेबल हो तो भी आप सस्टेनेबल हैं। आप हिस्टोरियन हो सकते हैं और हिस्ट्री ऑफ सस्टेनेबिलिटी आप ट्रेस कर सकते हैं और आप अपनी जिंदगी में सस्टेनेबिलिटी को लेकर आ सकते हैं। ऐसा प्राइमरी क्लासेस में और जूनियर क्लासेस में सस्टेनेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए कोई विशेष कदम उठाए जाने की जरूरत है क्या? ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात पे हमें गर्व है कि तमिलनाडु टेक्स्ट बुक्स जो है बहुत रिसेंटली उसको जो है नई तरीके से नई सिलेबस और नए किताबें ले आए गए हैं 2019 से। बहुत सारी किताबें ऑनलाइन पे अवेलेबल हैं फॉर फ्री डाउनलोड। तो उसमें बहुत सारा जो है छोटी क्लासों से ही बच्चों को पौधों से लगाओ और हाउ टू ग्रो ए प्लांट, हाउ टू कीप ए प्लांट, कैसे जो है बटरफ्लाइज को रेस्पेक्ट करें, इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स बचपन से लेके आ गए। ये ऐसा है ना कि बचपन से घर के ऊपर होता है भाई। एक चीज मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूँ, जो मैं रहता हूँ, मैं सिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट में रहता हूँ, तो मेरी आई हैव अ डॉटर, उसकी बेटी जो छोटी थी जब आती थी वो, तो मिलीपीट्स आते थे, अर्थवर्म्स से मेरे पास, बटरफ्लाइज हैं, कीड़े आते हैं, बम्बल बी जाता है, उसको कोई परवाह नहीं, सबको देखती, कभी कभी हाथ से भी उठा लेती। मेरी बहन की लड़की सिटी के मेन में रहती है, चेन्नई में ही, उसके बच्चे जब आते कहते हैं। तो यानी मतलब यू एक्सपोज देम टू नेचर, जैसे कि अनुष्का जी बता रहे थे,
we are teaching botany and zoology inside classrooms using PowerPoint. Pandemic का छोड़ दीजिए, pandemic नहीं पे हो तो certain classes should be conducted in open area and children should experience and feel the presence of plants, the smell of leaves. जैसे कि अजवाइन का पत्ता हाथ में दो बच्चे के ताकि वो सूंघ के देखें, करिए पत्ता हाथ में दीजिए ताकि वो बच्चा सूंघ के देखे, उसको एडमायर करें, तुलसी का पत्ता हाथ में दो और उसको बोलो कि चाप के खा ले. तो these are the things which we will have to bring in our curriculum. एक अंतिम सवाल है जी. कि एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को समझने के लिए सिलेबस में या करिकुलम में क्या किन्हीं सब्जेक्ट्स को इंट्रोड्यूस करना जरूरी है क्या? हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर सिलेबस में, हर करिकुलम में, चाहे वो ICSE या CBSE या स्टेट बोर्ड में जो है एनवायरमेंटल साइंसेस और सस्टेनेबिलिटी करिकुलम में है ऑलरेडी है. जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि करिकुलम में है और असेसमेंट में है, लेकिन पेडागॉजी में हम लोग हार गए हैं. जैसा कि अनुष्का जी बता रहे थे, हमें बहुत सारे, जैसा कि आप जैसे ऑर्गेनाइजेशंस टीचर्स के लिए ऑनलाइन का कुछ बंदोबस्त करें ताकि बहुत सारे टीचर्स को उसमें जो है they want to do something but they don't know what to do. तो उनके लिए थोड़ा सा अगर एक फैसिलिटेशन कि भाई दिस इज, अब जैसा कि सेब का एक सिंपल एग्जांपल आपको पढ़ाते समय 1 मिनट में आप समझा सकते हैं कि कितनी मिट्टी है. तो टीचर्स को वो अगर हम पहुंचा दिए तो दे विल मेक यूज ऑफ इट एंड दैट वुड बी आवर सक्सेस. मैं आज्ञा चाहता हूं आपसे, मुझे किसी कार्यक्रम के लिए जाना है. कार्यक्रम का अंत करने के लिए आशीष जी आपके पास उपलब्ध हैं. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू रतन जी, थैंक यू अनुष्का जी. नमस्कार सर. मैं आज थोड़ा सा रतन मणि जी का कुछ प्रायर एंगेजमेंट थे जिस वजह से उनको थोड़ा सा जल्दी हम लोग को साथ हटना पड़ रहा है. बट अभी तक की चर्चा सुन के एक तो जो हमारी कह लीजिए कि एक क्राइसिस जनरेट हुई कोरोना की वजह से, उसने बहुत सा आत्ममंथन का भी अवसर दिया और कह लीजिए एक नया एजुकेशन सिस्टम जो उभर के आया उसमें कहीं ना कहीं, जैसे आपने सुल्तान जी आपने बताया कि हम कैसे चीज़ों को दूर रख रहे थे और फिर धीमे से हमें वो सारी पावर और टेक्नोलॉजी बच्चों के हाथ में देनी पड़ी, क्योंकि हमें लास्ट मिनट कह लीजिए कि एक क्राइसिस को हैंडल करना था जो कि एजुकेशन के लिए बहुत ज़रूरी थी. और एक क्राइसिस को हैंडल करते करते आपने और एक क्राइसिस को इनिशिएट किया है. जी जी सर, ध्यान रखें जी. तो ये एक अच्छा मुझे आपका ऑब्जर्वेशन लगी, जो कि मतलब हमारी इस आपदा में से जो एक नया अवसर निकला, एक नया पर्सपेक्टिव निकला एजुकेशन के दायरे के बढ़ाने के लिए इनफैक्ट. और एक सवाल थोड़ा सा जो मैं पर्सनली आपसे ही, क्योंकि आप करिकुलम में आपने काफ़ी इंसाइट रखा भी है और आपने काफ़ी लोगों से शेयर भी किया एजुकेशन के लेवल पे, तो इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल या व्यावहारिक बनाने के लिए कौन से कदम, क्योंकि जैसे हम बहुत पुराने टाइम के कुछ सीरियल्स याद करते हैं तो वहाँ पे बाकायदा आउटिंग हुआ करती थी, अलग अलग डेस्टिनेशन पे जाते थे और थोड़ा हिस्ट्री से भी इंटरेक्ट होते थे और नेचर से भी इंटरेक्ट होते थे. तो क्या ये सब चीज़ें मतलब बहुत रिलीजियसली हमें करिकुलम में इनकलकेट करनी चाहिए या इस दिशा में किस तरह का अभाव है? मेरा एक ही आपको सजेशन है जो मैं यहाँ पे एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ भी मैंने बात हुई थी, क्योंकि अभी तो प्लानिंग कमीशन के रहने की वजह से आई हैव एक्सेस टू इंटरेक्ट विद ऑफिसर्स. जो अनुष्का जी भी शी विल अग्री टू व्हाट आई हैव टू से. जब तक आप हायर एजुकेशन का एडमिशन मार्क के तुलना में रखेंगे, स्कूल एजुकेशन को ब्लेम मत कीजिए. ओके. क्योंकि स्कूल एजुकेशन में देयर आर सम वंडरफुल टीचर्स जो चाहते हैं कि बच्चों को ले जाएं बाहर पढ़ाएं, लेकिन पेरेंट्स चाहते हैं मुझे इसके बारे में कोई दिलचस्पी नहीं, बच्चे को स्पोर्ट्स नहीं चाहिए, ऑडिटरी नहीं चाहिए, ड्रामा नहीं चाहिए, खेलने की जरूरत नहीं है, मुझे मार्क चाहिए, क्योंकि एडमिशन के लिए मुझे मार्क चाहिए जी. अब जैसा कि नीट एग्जाम ला लिए, नीट एग्जाम को बच्चा इतना पढ़ना है तभी वो नीट एग्जाम लिखेगा. जब नीट एग्जाम जब लाइक आना आप, जब हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन स्कूल कहा जाती है हेरिटेज स्कूल,
अकॉर्डिंग टू पेपर वैल्यूएशन, आई डू नॉट नो, अकॉर्डिंग टू न्यूज़पेपर्स जो आता है। जी अगर हेरिटेज स्कूल में जो फैसिलिटी है, जितने स्मार्ट क्लासरूम्स, टीचर्स के क्वालिफिकेशन, स्पेस, उनके बजर्स, उनके कोचेस, उनका पैसा, उनका इनकम, उनका इनपुट फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटीज, वो आप तमाम हिंदुस्तान के स्कूल्स को दे दो, बाद में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम रखो, तो कोई नुकसान नहीं। आप एक तरफ जो है मारुति कार, दूसरी तरफ फेरारी रख के आप रेसिंग करा रहे हैं भाई। तो मार्क को निकाल दीजिए, बच्चों के आइडियाज को लीजिए, बच्चों की इल्म को आप एस्टिमेट कीजिए, असेस कीजिए। तो हायर एजुकेशन एंट्री पॉइंट के जो है डिफरेंट टाइप ऑफ रेगुलेशन लेके आइए। मैंने ओपन पूछा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, फॉर्मर वाइस चांसलर मेरे दोस्त थे, पब्लिक मीटिंग में जहां पे 2000 टीचर्स वे देयर, आई आस्क्ड हिम, आप एडमिशन कैसे कराते हैं? फावड़ा पकड़ने आता है, सब्बल का इस्तेमाल करने आता है, या मार्क को देख के करते हैं? हम मार्क को देख के करते हैं। तो जब तक आप मार्क को देख के हायर एजुकेशन करेंगे तो आप स्कूल के टीचर्स को ब्लेम मत कीजिए, वो अपनी मेहनत करते हैं, लेकिन दे आर अंडर टेरिबल प्रेशर। और स्पेशली ये ऑनलाइन होने के बाद वो सिर्फ बच्चों को नहीं, बच्चों के साथ साथ उनके माएँ से हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी करते रहते हैं, तो उनको भी कैटर करना पड़ता है। तो मेरा मतलब ये है कि टीचर्स ने इस पर्टिकुलर पीरियड में, मैं आपके या UOGA से कहना चाहता हूँ, ये बिग सैल्यूट एंड थैंक यू टू द टीचर्स। जैसा कि पुलिस, मेडिकल और कंजर्वेंसी स्टाफ प्राइमरी थे, इसी तरीके से टीचर्स अपना घर खोल दिए। जरा टीचर्स जिनके पास सिर्फ एक कमरे का घर है, उसी में उन्होंने पूरा मेहनत किया, पूरा काम किया। तो जहां तक हो सकता है आप सिस्टम को चेंज कीजिए, टीचर्स को ब्लेम मत कीजिए। सिस्टम रिक्वायर्स ए चेंज। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में मैम बोले, अब चाहे वो 3+4 रहो या 5+4 रहो, इससे कुछ नहीं बदलता unless the mechanism of communication changes in the class, the mechanism of pedagogy changes, where you change your curriculum, you change your assessment. It doesn't make any sense to me as a teacher. I may be wrong, I'm subject to correction, but this is a fact. जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और आप लोगों ने बहुत अच्छे इंसाइट दिए, और आप लोगों ने एक अलग कह लीजिए कि बहुत सी चीज़ें जो प्रैक्टिकली हमें इम्प्लीमेंट करनी चाहिए सिस्टम को कारगर बनाने के लिए और इफेक्टिव बनाने के लिए, उस दिशा में आपने अपनी नॉलेज और अपना ऑब्जर्वेशन शेयर किया। अनुष्का जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय और सवालों के बहुत अच्छे और जवाब दे के लोगों की जो भी जिज्ञासा थी उसको एक अच्छा कंक्लूजन दिया। और सुल्तान, काफ़ी इम्प्रेस होता हूँ, क्योंकि आप एक उस टाइम से पढ़ा रहे हैं जब शायद हम लोग पैदा हुए हैं, से आज के इस बदलते हालात को भी देख रहे हैं। 1974 से पढ़ा रहा हूँ जी। मैं 75 की बर्थ है मेरी, तो मेरे लिए तो आप एक पूरी तरह से पूरी लाइफ आपने उस चीज को गवर्न किया है। और ये सारी चीजें आप इतनी यंग भी रख रहे हैं। आप आज के इस बदलते हुए हालात के हिसाब से भी आपके सजेशन बड़े इनोवेटिव हैं। और क्योंकि बच्चों के साथ काम करता हूँ। जी जी, तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के इस तजुर्बे के साथ। हम लोगों ने बहुत सा ज्ञान लिया है, और आपने जैसा कहा कि टीचरों के लिए भी एक अच्छा इंसाइट है कि वो अपने व्यवहारिकता में कैसे इस चीज को लेके आए, ताकि चीजें प्रैक्टिकली बच्चों तक लर्निंग के रूप में पहुंचे और वो अपना विकास कर सकें। कीर्ति जी, मैं चाहूंगा अब आप कार्यक्रम को समापन की इंतजार कर रहे हैं जब आप खत्म करेंगे वो आने के लिए। जी, 1 मिनट मैं बात करना चाहूंगी सर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच अ वंडरफुल सेशन। मतलब मैंने खुद ने भी बहुत कुछ सीखा आपके सेशन से। सो थैंक यू अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया आल्सो फॉर being a part of this session, allowing me for being a part of this session. So it's been a wonderful session. Thank you, sir. Thank you very much everybody. Thank you, sir, and thank you, Anushka ji, for the superb session for today. We really enjoyed it. जी, and we would like to inculcate in ourselves also to be young with the kids. आज मैं बहुत ब्लेस्ड फील कर रही हूँ इस्माइल सर का सेशन अटेंड करके। और इस्माइल सर, एक मेरा खुद का प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एज ए पेरेंट,
हम लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि जो सिस्टम है हम उससे बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसे में हम अपने बच्चों को किस प्रकार से एनवायरनमेंट से जोड़ें, क्योंकि शिक्षा के सिस्टम को चेंज करना या टीचर्स के प्रेशर को कम करना वो एज ए पेरेंट हम लोगों के कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे में एज ए पेरेंट का क्या रोल होना चाहिए बच्चों को सस्टेनेबिलिटी सिखाने के लिए, तो उसके लिए हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मैं जो मेरी बेटी के लिए किया वही कहूंगा मैं आपको। मैंने कभी उससे ये नहीं कहा कि बेटा तुम्हें मार्क लेके आना चाहिए। उसको बस एक रिक्वेस्ट करता था, बेटा वो जहां तक हो सके आप रेड लाइन मत लेके आइए, लेकिन वो आके कहती थी कि पापा मुझे इस बार 3 सब्जेक्ट में रेड लाइन आ गए। मैं कहता था कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे आई वांटेड द हैप्पीनेस ऑफ ए चाइल्ड, नॉट द मार्क्स ऑफ द चाइल्ड, राइट। तो पेरेंट्स जो है कभी कभी तुलना कर देते हैं, जैसा कि आपका दोस्त लिया आप क्यों नहीं लिए, आपकी बहन ले रही है आप क्यों नहीं लिए, आपका भाई ले रहा है आप क्यों नहीं लिए। हर बच्चे का एक लिमिटेशन होता है। और एक मेरा एक ही गुजारिश विच आई हैव बीन एडवाइजिंग ऑल द पेरेंट्स ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज अलाउ ए चाइल्ड टू बी ए चाइल्ड, अलाउ ए चाइल्ड टू बी अ चाइल्ड। उसको बच्चा रहने दो। बच्चों को जो है हर चीज समझ में आना ये जरूरी नहीं है। मेरे जहन में ना मैथ्स घुसा ना केमिस्ट्री घुसा। मैं आपसे आज एक बात कह रहा हूं, टुडे आई एम एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और आल्सो द गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़। आई एम इन द प्लानिंग कमीशन ऑफ बोथ द स्टेट्स. I am the curriculum committee member for the government of Tamil Nadu, which revised the entire textbook. I was the lead person to prepare all the zoology textbooks for the government of Tamil Nadu, along with the team. But I'm only a second-class BSc and a second-class MSc. It is not the marks which make you what you are. It is your passion in a subject which makes you what you are. So parents, yes, आप इसलिए जबरदस्ती करते हैं अपने बच्चों से ताकि उनका हायर एजुकेशन एडमिशन ठीक मिल जाए। अगर एक अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में जम गया या कोई कोर्स में जम गया तो बच्चे की जिंदगी बन जाएगी। ये पेरेंट्स की ख्वाहिश है, तमन्ना है। इट इज करेक्ट। एवरी पेरेंट वांट्स दैट द चाइल्ड शुड बी सेफ इन द फ्यूचर। अनफॉर्चुनेटली आवर सिस्टम्स ऑफ एडमिशंस आर फॉल्टी, तो उसको हम करेक्ट नहीं कर पाते। उसके बहाने क्या कहते हैं, हम अपने बच्चों को मारते हैं। तो लेट अस स्टॉप डूइंग इट। माय ओनली रिक्वेस्ट इज, कुछ जो भी पढ़ने दो, कुछ भी करने दो, बच्चों को खुश रहने दो और अपनी जिंदगी को संभाल लेंगे वो लोग। गाइडेंस दीजिए आप, क्योंकि व्हेन ए चाइल्ड इज इन ए प्रॉब्लम, मैं आपसे आज खुला बोल रहा हूँ, मैं इन द ओपन स्टेटमेंट इटसेल्फ, व्हेन माय डॉटर फिनिश स्कूल एंड एंटर्ड कॉलेज, तो मुझे फॉरेन जाना पड़ा मेरे पोस्ट डॉक्टरल वर्क के लिए, कोई काम था रिसर्च वर्क के लिए, और ये मेरी गाड़ी लेके घूमना शुरू कर दी। तो जब मैं वापस आया तो लर्निंग सीखी थी, लाइसेंस ले ली थी और गाड़ी में कॉलेज जाना शुरू की। तो मैं उसको कहा, बेटा तुम्हारे हाथ में गाड़ी आ गई और तुम्हें फ्रीडम मिल गया और कॉलेज में चले गए। अगर आपके जिंदगी में कोई लड़का आया तो आई शुड बी द फर्स्ट पर्सन टू कम टू नो थ्रू योर माउथ। That confidence you have that you will tell me because I will be with you. So parents, please speak to your children, talk to your children, not just about studies, casually also. कि बेटा आपकी तबीयत कैसी है, आज कैसा रहा, आपके दोस्त कैसे रहे, आप मूवी जा गए, मूवी कैसा रहा, बात कीजिए, खुलिए। There is no communication in the family today. Start communicating. This is my advice to all the participants over here. Spare some time. Talk to your children, talk to your grandchildren, talk to anybody who is there, and that would be a greatest asset to you. And don't get tensed about your children, because the children will be happy and they will take care. Yes. Thank you so much, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you. मैं आज के हमारे कार्यक्रम के दोनों विशेषज्ञ श्रीमती अनुष्का कचबजे जी और प्रोफेसर सुल्तान इस्माइल जी का सादर धन्यवाद देती हूँ। इसी के साथ अर्बन ऑर्गेनिक ग्रीन इंडिया की तरफ से एक स्मृति चिन्ह श्री अनुष्का कचबजे जी के लिए और एक स्मृति चिन्ह प्रोफेसर सुल्तान अहमद इस्माइल जी के लिए। इस पूरे कार्यक्रम के संचालक श्री रतन मनीलाल जी, उनको भी हम एक स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कृपया हमें हमारे फीडबैक फॉर्म के द्वारा हमें बताइए। हमें info@gmail.com पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट के द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। इस पूरे कार्यक्रम
के पीछे बहुत सारे लोगों का योगदान है। मैं उन्हें सभी का आभार व्यक्त करती हूँ और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए काम किया है, उन सभी का बहुत-बहुत आभार। श्रीमती अपर्णा जी, पूर्वी शाह जी, नीलिमा जी, आशीष जी, आलोक जी, गरिमा जी, अनूप जी, इन सभी लोगों को बहुत-बहुत आभार। इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं और अगले हफ्ते 21 अगस्त एक नए विषय पर्यावरण और प्रदूषण इस पे हम चर्चा करेंगे। आशा है आप लोगों से फिर से एक बार इस मंच पे भेंट होगी और हम नए विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।